हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हैं, सेफ हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूँ अजीम और आप देख रहे हैं टॉप 5। इफ़ यू हैव गॉट टाइम, वी हैव गॉट द टॉप 5। डिज्नी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कार्टून्स और मूवीज़ बनाती है, और इसके कार्टून्स और मूवीज़ सारी दुनिया में देखे जाते हैं। और इनके बहुत सारी मूवीज़ और कार्टून्स रियल स्टोरीज पे बेस्ड हैं, जो कि काफ़ी अनयूजुअल और अजीब हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिज्नी मूवीज के बारे में, जिसको डिज्नी ने बनाया मगर उसकी स्टोरीज चेंज कर दी। वो रियल स्टोरीज पे बेस्ड थी, लेकिन लास्ट में उन्हें चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनका एंड बहुत ही हॉरिफिक था, काफी डरावना था और दर्शकों के लिए बहुत दुखद होता। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, ये कहानी रिलीज हुई थी 1937 में। ये कहानी दो लोगों के बीच की कहानी है, स्नो वाइट और उसकी सौतेली माँ। स्नो वाइट बहुत खूबसूरत थी और इसी बात से उसकी माँ बहुत जलती थी। स्नो वाइट की खूबसूरती के चर्चे सारे जहान में थे। इस बात से परेशान होकर स्नो वाइट की माँ ने उसे मारने के लिए आदमी भेजा। उस आदमी ने स्नो वाइट को मारा तो नहीं, पर उसे जंगल में छोड़ दिया, जहाँ पे उसे 7 ड्वार्फ्स जो कि हैं 7 बौने मिलते हैं। जब ये बात स्नो वाइट की माँ को पता चली तो वो काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उस आदमी ने स्नो वाइट को नहीं मारा। तो इस बार उसने एक और चाल चली। उसने स्नो वाइट के लिए एक बुढ़िया के द्वारा जहरीला सेब भेजा और ये सेब स्नो वाइट ने खा लिया, बस स्नो वाइट मर गई। अब स्नो वाइट तभी जिंदा हो सकती थी जब कोई प्रिंस आता और उसे किस करता। डिज्नी ने जो दिखाया वो ऐसा ही दिखाया। एक प्रिंस आता है, स्नो वाइट को किस करता है और वो जिंदा हो जाती है। उसके बाद प्रिंस और ये डिज्नी की पहली प्रिंसेस स्नो वाइट, ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन असली कहानी इससे बहुत अलग है। जो असली कहानी थी स्नो वाइट, वो लिखी गई थी 1812 में बाय ब्रदर्स ग्रिम। इसको जर्मन में पब्लिश किया गया था और इसमें सारी सिमिलैरिटीज़ थी जो डिज्नी फिल्म में दिखाई गई, बस एक चीज़ को छोड़ के कि प्रिंस स्नो वाइट को किस करेगा और वो ज़िंदा हो जाएगी। स्नो वाइट सेब खा के मर जाती है। यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल सेम थी, लेकिन उसके बाद जब ड्वार्फ्स यानी बौने उसके मरने का शोक मना रहे थे, तभी एक प्रिंस वहाँ से गुजरता है और ये सीन देखता है। उसके बाद प्रिंस और ड्वार्फ्स उसके कैस्केट को उठाते हैं और चल पड़ते हैं। रास्ते में ये कैस्केट एक पेड़ की डाली से टकरा जाता है और स्नो वाइट कैस्केट में से नीचे गिर जाती है। जब स्नो वाइट कैस्केट में से नीचे गिरती है तो उसके मुंह से वो जहरीला सेब निकल आता है और स्नो वाइट ज़िंदा हो जाती है। स्नो वाइट ज़िंदा हो जाती तो ये प्रिंस डिसाइड करता है कि वो स्नो वाइट से शादी करेगा, और इस शादी में बहुत बड़े बड़े किंग्स और क्वींस को बुलाया जाता है। और हाँ, स्नो वाइट की जो स्टेप मदर उस वक्त की क्वीन थी, उन्हें भी इनविटेशन दिया जाता है। लेकिन जब प्रिंस को पता चलता है कि स्नो वाइट की सौतेली माँ ने स्नो वाइट को मारने की कोशिश करी और उसे जहरीला सेब उसकी माँ ने ही खिलाया था, इस बात पे प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि इसे अभी सज़ा देनी चाहिए। सज़ा के तौर पे स्नो वाइट की माँ को लोहे की जूतियाँ पहनाई जाती हैं। ये कोई आम लोहे की जूतियाँ नहीं हैं। लोहे की जूतियों को आग में गर्म करते करते लाल कर दिया जाता है। उसके बाद ये जूतियाँ स्नो वाइट की सौतेली माँ को पहनाई जाती हैं और उससे डांस करवाया जाता है। उसे ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो तब तक डांस करती रहेगी जब तक शादी चलती रहेगी, और आखिरी में वो मर जाती है। ये एंड काफ़ी डिस्टर्बिंग था, इसलिए डिज्नी ने इसको थोड़ा सा चेंज किया और अपनी मूवी को अलग तरीके से बनाया। पोकोहॉन्टस की कहानी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही क्योंकि डिज्नी ने इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए। ये कहानी एक लड़की पोकोहॉन्टस की है जो एक नेटिव अमेरिकन इंडियन है और उसके पापा उस ट्राइब के चीफ हैं। वो अपनी बेटी की शादी एक वॉरियर से कराना चाहते हैं, लेकिन पोकोहॉन्टस को एक ब्रिटिश कैप्टन से प्यार हो जाता है। उसके पिता उस आदमी से शादी करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश कैप्टन अपने आदमियों को लेके चीफ की ट्राइब पे अटैक करता है और इससे हालात और भी ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया जो डिज्नी ने दिखाया, लेकिन असली कहानी इससे काफ़ी अलग है। कहानी में पोकोहॉन्टस एक पोएट की बेटी है। पोकोहॉन्टस पैदा हुई थी 1595 में और उसका नाम रखा गया मिटाका पोकोहॉन्टस। पोकोहॉन्टस का मीनिंग होता है एक स्पॉइल्ड या फिर नॉटी चाइल्ड, एक शैतान या फिर बिगड़ायल बच्चा। पोकोहॉन्टस एक ट्राइब का भी नाम है जो वर्जीनिया के पास है। वहाँ पे पोकोहॉन्टस ने अपना बचपन गुजारा और वहाँ पे ब्रिटिश और नेटिव अमेरिकन के बीच बहुत सारी जंगें लड़ी जाती थीं। इसी एक जंग के बाद नेटिव अमेरिकन ने ब्रिटिश कैप्टन स्मिथ को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद नेटिव अमेरिकन ब्रिटिश कैप्टन स्मिथ को मारने जा रहे थे। उस वक्त ब्रिटिश कैप्टन को बचाने के लिए आई मिटाका पोकोहॉन्टस, और पोकोहॉन्टस ने कैप्टन स्मिथ को बचा लिया। लेकिन एक बार ऐसी जंग दोबारा हुई जिसमें ब्रिटिशर्स ने मिटाका पोकोहॉन्टस को पकड़ लिया और मिटाका पोकोहॉन्टस की मुलाकात हुई
कैप्टन रॉल्फ से। रॉल्फ ने पोकोहॉन्टस को कैद कर लिया और उसके आज़ाद होने का बस एक ही चारा था कि उसे जॉन रॉल्फ से शादी करनी थी। और मिटाका पोकोहॉन्टस ने ऐसे ही किया, उसने जॉन रॉल्फ से शादी कर ली। शादी थी एक नेटिव अमेरिकन और एक यूरोपियन के बीच में। पोकोहॉन्टस के पति ने उसे एक सिंबल ऑफ पीस की तरह यूज़ किया और पूरे इंग्लैंड में पोकोहॉन्टस को एक सिंबल ऑफ पीस मानते थे। वक्त गुजरता गया, साल गुजरते गए और फिर पोकोहॉन्टस बीमार हो गई। 21 साल की उम्र में उसकी पॉइजनिंग की वजह से मौत हो गई। ये मौत पॉइजनिंग से हुई थी या आज तक कंफर्म नहीं हुआ है। 2010 में रिलीज़ हुई फिल्म टैंगल में बताया गया एक बेबी प्रिंसेस के बारे में जिसका नाम रपंजल था और उसके पास मैजिकल हीलिंग पावर्स थे। उसे उसकी माँ से चुरा के एक हिडन टावर में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे उसके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जाती है दुनिया और खूब सारी रोशनी के बारे में जो हर साल उसे नज़र आती है। इस बात को पता करने के लिए वो एक चोर के साथ भाग जाती है। उसे पता चल जाता है कि रोशनी रपंजल की सालगिरह पर की जाती है और सारा आसमान रोशन कर दिया जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि वही रपंजल है और उसके माता पिता राजा और रानी हैं। फिर उसे उसी चोर से प्यार हो जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये सब तो हमें डिज्नी ने दिखाया, चलिए असली कहानी को भी देखते हैं। असली कहानी का नाम रपंजल है जिसमें रपंजल के माँ बाप एक विच के टावर के पास रहते हैं और वहाँ पे एक जादुई फूल खिलता है। रपंजल की माँ उसे जन्म देने वाली थी और उस फूल को खाना चाहती थी। पहली बार जब उसने फूल को खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने अपने पति से और भी लाने को कहा और दोबारा जब उसका पति उस फूल को लेने गया तो विच ने उसे पकड़ लिया। रपंजल के पिता और विच के बीच में एक डील हुई कि अगर वो रपंजल के जन्म के बाद रपंजल को विच को दे देगा तो विच उसे इसी वक्त छोड़ देगी और रपंजल के पिता ने ऐसा ही किया। विच ने रपंजल को पाला पोसा और बड़ा किया। रपंजल को एक टावर में छुपा के रखा हुआ था। एक दिन रपंजल टावर पे खड़ी होकर गाना गा रही थी। गाने की आवाज़ सुनकर एक प्रिंस टावर के पास आ गया और रपंजल को देखने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। रपंजल अपने लंबे बालों को टावर से नीचे गिरा देती थी और इसी के सहारे प्रिंस ऊपर आ जाता था। जब विच को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उसने रपंजल पर नज़र रखनी शुरू करी। जब ये बात विच को पता चल गई तो उसने रपंजल के बाल काट दिए और उसे जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन जब प्रिंस टावर पर चढ़ा रपंजल से मिलने के लिए तो उसने रपंजल को नहीं पाया तो वो वहीं से कूद गया और कांटों में गिर गया। कांटों में गिरने के बाद उसकी आंखें घायल हो गईं और वो अंधा हो गया। जब वो अंधा हो गया तो इधर उधर भटकता रहा। भटकते भटकते वो जंगल में पहुंच गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने किसी की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ रपंजल की थी जो जंगल में गाना गा रही थी। गाने की आवाज़ का पीछा करते करते प्रिंस रपंजल तक पहुंचा। इस तरह प्रिंस रपंजल से दोबारा मिला और रपंजल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रिंस की आंखें ठीक कर दी और उसके बाद दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए रहने लगे। 1940 में बनाई गई फिल्म पिनोकियो जिसे जिमी क्रिकेट ने बनाया था। इसमें एक वुड कारपेंटर होता है जिसका नाम जेपेटो होता है। वो एक वुडन पपेट को बनाता है, उसका नाम पिनोकियो रखता है और कामना करता है वो एक असली बच्चा बन जाए। वो एक रात शूटिंग स्टार को देखता है और विश करता है कि वो पपेट एक ज़िंदा बच्चा बन जाए और पपेट दूसरे दिन ज़िंदा हो जाता है। पिनोकियो दूसरे पपेट्स के साथ एक पपेट शो में पार्ट ले लेता है और वहाँ पे परफॉर्म करने लगता है। लेकिन जब एक दिन वो वापस घर आता है वो देखता है जेपेटो जा चुका है। जब वो दोबारा ट्रैवल शोज़ करने जाता है तो ट्रैवलिंग शो का मालिक उसे कैद कर लेता है और उसे एक फेरी बचा लेती है। लेकिन अब जब भी वो झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। जेपेटो पिनोकियो को ढूंढने के लिए असल में शिप से समुद्र की ओर चला जाता है जहाँ पे एक वेल शिप पे हमला कर देती है और जेपेटो वेल के पेट में चला जाता है। पिनोकियो अपने मालिक जेपेटो को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है और इस बार दोबारा फेरी उसकी मदद करती है और उसे ज़िंदा करती है और इस बार वो असली बच्चा बन जाता है। इसकी असली कहानी कॉलो कोलोडी ने लिखी है। पिनोकियो इस किताब के हिसाब से बहुत ही बदमाश और बेकार तरीके का दिखाया गया है। वो अपने मालिक के नकली बाल चुराता है, उनका मजाक बनाता है और जिमी क्रिकेट इस कहानी में उसके दोस्त नहीं बिल्कुल दुश्मन जैसे दिखाए गए हैं जो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, मारते हैं और उसके लकड़ी के पैर भी काट देते हैं। कहानी में ये दिखाया गया कि अलग तरह के बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए पिनोकियो को एक एग्जाम्पल बनाकर, जो काफ़ी गलत है। इसके बाद पिनोकियो को फांसी लगाकर मार देते हैं। लेकिन इतना जुल्म देखकर पब्लिशर्स ने राइटर पे थोड़ा दबाव बनाया और उन्होंने ये दबाव बनाया कि कहानी का अंत थोड़ा सुखद होना चाहिए। इसके बाद कॉलो कोलोडी ने, जो इस कहानी के राइटर हैं, उन्होंने ब्लू लेडी को इंट्रोड्यूस किया जिसको डिज्नी ने फेरी की तरह दिखाया था और वो अंत में पिनोकियो की मदद करती है। विनी द पू की असली कहानी 1961 में ए मिल ने लिखी थी। इस कहानी में एक पू नाम का बेयर होता है जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में रहता है और वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करता है और इसके दोस्तों के नाम गिगलेट, कांगा,
रैबिट, रू, टिगर, आउल और क्रिस्टोफर रॉबिन है। वो सारे जंगल में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सभी रियल कैरेक्टर्स पे बेस्ड हैं। ए मिल ने ये कहानी इसलिए भी लिखी क्योंकि वो अपने बेटे के साथ जू जाया करते थे और जू में एक फ़ीमेल बेयर आया हुआ था। उस बेयर से उनके बेटे क्रिस्टोफर रॉबिन को काफ़ी दिलचस्पी हो गई और वो काफ़ी देर तक उसके साथ खेलता रहता था। उसके पास एक टेडी बेयर भी था जिसका नाम उसने विनी द पू रख दिया था। उनके बेटे क्रिस्टोफर रॉबिन मिल ने अपने टेडी बेयर का नाम विनी द पू रख दिया। इससे उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने विनी द पू लिखी। इसमें विनी द पू दर्शाता है उस फीमेल बेयर को और क्रिस्टोफर रॉबिन उनके बेटे क्रिस्टोफर रॉबिन मिल को दर्शाते हैं। कहानी ए मिल ने अपने बेटे और फीमेल बेयर पे लिखी थी, ये तो उन्होंने कभी नहीं कंफर्म किया। लेकिन ये जो सारे दोस्त हैं जो जंगल में साथ में खेलते हैं, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन इनकी मस्ती के पीछे इनके दुख और बहुत सी परेशानियां जो हर कैरेक्टर अपने आप में दर्शाता है। पू, इसे कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। इसका नेचर काफ़ी ड्रीमी है, ये हर वक्त सोचता रहता है और शहद के लिए कुछ भी कर सकता है। पिगलेट काफ़ी नर्वस रहता है, इसे किसी चीज़ की एंग्जाइटी है और स्पीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत अटक अटक के बोलता है। आउल, इसे बोलते हैं ये काफ़ी कंफ्यूज्ड है और शायद इसे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया एक दिमाग की बीमारी है। टिगर, ये हमेशा कूदता रहता है और इसका नेचर काफ़ी इम्पेशेंट है, इसके अंदर ज़रा सा भी सब्र नहीं है। कांग, ये कंगारू है, इसे सोशल एंग्जाइटी है, लोगों के बीच ज़्यादा रह नहीं पाता है और अपने छोटे कंगारू को लोगों के साथ कहीं जाने नहीं देता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है। रैबिट, इसे एक बीमारी है हर चीज़ को अपने सही जगह पर रखने को, जिसे हम OCD भी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डोंकी, ये काफ़ी दुखी रहता है, जैसे लगता है ये किसी डिप्रेशन का शिकार हो। कुछ लोगों का कहना है कि ए मिल का बेटा क्रिस्टोफर रॉबिन मिल, जो इस कहानी में क्रिस्टोफर रॉबिन मिल है, वो सिज़ोफ्रेनिक था और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो इन कैरेक्टर्स में दिखाई गई हैं और इसी चीज़ ने उन्हें प्रेरित किया इस कहानी को लिखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। अगर आपको ऐसी वीडियोस और फ्यूचर में देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलता हूँ आप लोग से मैं अपनी अगली वीडियो में।